हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जो हमारी यूपी और अन्य यूपी के एग्ज़ामों को लेके यूपी की एक स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, उसी श्रृंखला में आज हमने जनगणना लिया है। जनगणना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, उसके लिए हम यूपी की जनगणना लेके आए हैं, जिसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जनगणना के बारे में कवर कराएंगे और जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए थोड़ा बहुत जनगणना के बारे में समझा जाए और जाना जाए आखिर जनगणना क्या है। देखिए, अगर जनगणना को हम समझना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जब हम उनकी गिनती करते हैं तो वही जनगणना कही जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कानपुर का है, तो अगर हम कानपुर का जो लोग हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइम पर भी गिनती करते हैं तो उसको जो है कानपुर की जनगणना कही जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम उस समय लखनऊ के लोग या फिर इटावा के लोग या आसपास के लोगों को और भी ऐड करें, ऐसा नहीं होता है। जनगणना को में एक पर्टिकुलर समय पर एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों को ही गणना किया जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा के रूप में समझा जाए तो इसको ये कहा जा सकता है कि एक नियमित समय पर किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गणना करना ही जनगणना कहलाती है। देखिए, इससे भी हम समझ सकते हैं कि एक नियमित समय पर एक नियमित समय है, उसमें एक किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनगणना कहा जाता है। जो हमारा जनगणना है, अगर भारत की जनगणना देखी जाए तो उसका इतिहास बहुत पुराना है। ये 19वीं शताब्दी से इसका जनगणना चल रही है। मगर क्या इससे पहले भी कभी जनगणना हुई थी, हम क्या इसको भी जान सकते हैं? क्योंकि जब हम पढ़ना जा रहे हैं तो थोड़ा देखा जाए कि और भी इतिहास में क्या है। तो जो हमारे जनगणना का प्रारंभ हुआ वो 1801 में इंग्लैंड में हुआ था। अब आखिर इंग्लैंड को हम क्यों जानना देख रहे हैं कि इंग्लैंड की क्या मतलब हमको जानने का? क्योंकि जिस समय हमारे यहाँ जनगणना शुरू की गई तो उस समय हमारे यहाँ इंग्लैंड का ही शासन था। तो हमारा बनता है कि भाई जाना जाए इंग्लैंड में ही कब जनगणना हुई है। क्या 1901 से पहले भी कभी जनगणना हुई थी? तो उसका आंसर है हाँ, क्योंकि 1990 में अमेरिका में भी जनगणना शुरू की गई थी। तो एक बार देखी गई थी, अमेरिका में भी सेंसस किए गए। फिर जब इंग्लैंड में 1801 में जब जनगणना हुई तो उसी के समय इंग्लैंड का ही शासन हमारे यहाँ चल रहा था भारत में। फिर 1872 में भारत में लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार जनगणना कराई गई। मगर इस जनगणना में क्या था कि एक एग्जैक्ट डाटा नहीं हमें मिल पाया था, और हो सकता और डाटा नहीं मिला। उसके अलावा जो है पूरा जो है ठीक से कुछ एरिया छोड़ दिए गए और किसी तरीके से एक जनगणना करी गई थी, जो मतलब एक पूरी तरीके से पर्टिकुलर ठीक से जनगणना नहीं हमारी हुई थी। इस कारण जो है हम इसको एक नियमित जनगणना के रूप में नहीं मानते हैं। इसके बाद जब 1871 में पहली बार नियमित जनगणना हुई, जो लॉर्ड रिपन के समय हुई, इसको हम पहली बार नियमित जनगणना माना जाता है। तो हम इसको समझ सकते हैं। अगर हमारे पहला क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो इसको हम समझेंगे 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई। और अगर हम देखा जाए पहली नियमित जनगणना कब हुई, तो ये 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुई, जो लॉर्ड रिपन के समय हुई। जो लॉर्ड रिपन है या फिर लॉर्ड मेयो है, यही जो है इन्होंने जनगणना कराई थी। इसके बाद हम जब समझते कुछ इतिहास के बारे में, तो जो 1921 की जनगणना, ये जो जनगणना है इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इस समय ऐसा जनगणना हुई थी जिस समय भारत की जो जनसंख्या थी ये घट गई थी। करीब लगभग 0.31% जो है जनगणना भारत की घटी थी। अगर संख्या में देखी जाए तो करीब 77 लाख लोगों की भारत में कमी हुई थी इस समय। उसके बाद हमारा 1951 की जनगणना समझते हैं। जो 1951 की जनगणना थी, ये स्वतंत्र भारत में यह प्रथम जनगणना कराई गई थी। इस जनगणना के आयुक्त थे R.A. गोपाला स्वामी जी थे। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 1951 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे। तो ये जो थे R.A. गोपाला स्वामी थे। अगर क्रम के हिसाब से देखा जाए तो 8वीं जनगणना थी हमारी। उसके बाद आगे बढ़ा जाए, फिर उसके बाद आती है 1961 की जनगणना। इस जनगणना में पहली बार जो गृह मंत्रालय था उसके अधीन जनगणना का विभाग दिया गया था। और उसके बाद आता है हमारा 1971 जनगणना। इस जनगणना में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई थी। इस जनगणना में लगभग 24.80% की वृद्धि हुई। आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ी वृद्धि हुई है 24.80% की।
उसके बाद आता है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और अब तक की 15वीं जनगणना थी। 1931 के बाद पहली बार जो था ये जाति आधारित जनगणना कराई गई थी। तो जो 2011 की जनगणना थी उसके आयुक्त जो थे टीसी मौली जी थे। तो हम जो है धीरे धीरे 2011 की जनगणना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसको ठीक से समझ लिया जाए कि जो 2011 की जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और अब तक की 15वीं जनगणना हो चुकी थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ था 1931 के बाद जो जाति आधारित जनगणना कराई जा रही थी। और इसमें जो हमारे जनगणना आयुक्त थे ये टीसी मौली जी थे। इस जनगणना के आंकड़े 2013 में हैं। भारत विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में है। आपको पता होगा कि जो 2011 की जनगणना आई है उस समय हमको ये पता चला कि विश्व का हम 17.5% जनसंख्या है भारत में, मगर जो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का ये 2.4% है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़ लोग लगभग थे। अब लोग की जनगणना हुई। भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.3% है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है कुल 19,98,12,341 है, जो भारत की जनसंख्या का 17.5% था। और भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस जनगणना में जो था, जो शुभंकर हमारा था 2011 की जनगणना जो शुभंकर था ये था प्रागणिक शिक्षिका। अब आपको पता होगा और जनगणना जब हम पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ और भी याद रख लिया जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस जनगणना दिवस जो होती है जनसंख्या दिवस वो होता है 11 जुलाई को। चलिए दोस्तों अब आगे देखा जाए उत्तर प्रदेश की जनगणना क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश भारत का चौथा राज्य है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल दृष्टि से अगर राज्यों का क्रम देखा जाए तो वो है प्रथम पे है राजस्थान, द्वितीय पे है मध्य प्रदेश, तृतीय पे है महाराष्ट्र और चतुर्थ पे है हमारा उत्तर प्रदेश। इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा कि प्रथम पे है राजस्थान, दूसरे पे है जो हमारा मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे हमारा उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है 19,98,12,341। 2011 में उत्तर प्रदेश में कुल 71 ज़िले थे। आपको पता होगा कि जब 2011 के समय जब जनगणना हमारी हुई थी उस समय उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले ना होकर सिर्फ 71 ही ज़िले थे। बाद में शामली, हापुड़, संभल और अमेठी ज़िले 2013 में इनका निर्माण किया गया और इस समय जो है कुल पुराने जो 2011 के 71 ज़िले और जो 2013 में 4 और ज़िले बने उसके साथ अब हम 75 ज़िलों के साथ उत्तर प्रदेश है। अब हमारे आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या जो है 10,44,80,510 जो कि कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की 52.28% है और उत्तर प्रदेश की महिला जनसंख्या जो है 9,53,31,831 है जो कुल जनसंख्या का 47.72% है। चलिए अब थोड़ा जानते हैं उत्तर प्रदेश के घनत्व के बारे में। जो घनत्व हम आखिर कहते किसे हैं इस चीज़ को हम समझते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में जो हमारा 1 वर्ग किलोमीटर है उसमें कितने व्यक्ति रह रहे हैं इसको जो है हम घनत्व कहा जाता है कि पर किलोमीटर में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उन्हें घनत्व कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो घनत्व निकला था 2011 की जनगणना के अनुसार अब तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए, मगर जो 2011 में घनत्व था वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। आखिर जो घनत्व होता है उसका जो फॉर्मूला जो लगाया जाता है घनत्व इक्वल टू कुल जनसंख्या ऑब्लिक कुल क्षेत्रफल। 2001 में जो था 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2001 के समय जो था हमारा जो घनत्व था 690 था और जो 2011 में घनत्व 829 हो चुका था। जो जब हम देखते हैं कितना घनत्व बढ़ा था तो हमारा 2001 से 2011 तक 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वृद्धि हो चुकी है।
अब इस समय तो हमको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई होगी। चलिए दोस्तों, थोड़ा लिंगानुपात के बारे में जानते हैं। इन सारे चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, आपका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। इस चीज़ को देखते हुए हम तेज़ी से क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि आपको सारे ही टॉपिक देखने को मिले और आप सारे टॉपिकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं लिंगानुपात। जो लिंगानुपात होता है, प्रति हज़ार पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। थोड़ा टाइपिंग में लग रहा मिस्टेक हुई है, तो ये 100 ना होकर प्रति हज़ार कर दीजिएगा। प्रति हज़ार पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या होगी वो लिंगानुपात कहलाएगी। तो 2011 के अनुसार 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं थीं। तो इस हिसाब से जो हमारा उत्तर प्रदेश था वो 26वें स्थान पे है। हमारे कुल राज्यों में भारत के उत्तर प्रदेश लिंगानुपात में 26वें स्थान पर है। और 2001 में जो ये था ये 898 था। 2001 के हिसाब से तो हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी वृद्धि हुई है, उसने काफ़ी काम किया है, इसलिए जो है 898 2001 में था, अब 2011 में 912 हो चुका है। शिशु लिंगानुपात, जो शिशु लिंगानुपात होता है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को लेकर देखा जाता है। देखा जाए तो जो 2001 में शिशु लिंगानुपात था वो 914 था, और 2011 में जो शिशु लिंगानुपात आया वो 902 हो गया। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि देखिए 2011 में 902 हो चुका था। यही बच्चे जब बड़े होंगे और 2021 वाली जनगणना हो रही थी हुई होगी, जब उसके आंकड़े आएंगे तो हम देखेंगे कि हो सकता है कि लिंगानुपात और भी घट जाए, इसको अगर समझा जाए तो। क्योंकि यही जो 2001 के बच्चे जो हैं यही बड़े होकर 2021 में जब हमारे गणना में आएंगे तब उस समय हो सकता है, क्योंकि देखिए 2001 में 914 थी और 2011 में पहुंच के 902 हो चुकी है। चलिए दोस्तों, थोड़ा साक्षरता दर समझते हैं। हमारे जो उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्ति उसी को समझ लिया जाता है जो किसी एक भाषा को पढ़ ले, लिख ले, समझ ले, उसको हम साक्षर मान लेते हैं। मगर एक चीज़ उसमें लगता है कि क्राइटेरिया लगा दिया जाता है कि वो 7 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना कोई बच्चा हो। इस चीज़ को देखते हुए बनाया जाता है साक्षरता। तो साक्षरता का जो फार्मूला बनाया जाता है, साक्षर की संख्या ऑब्लिक कुल जनसंख्या जो 7 वर्ष से ऊपर हो इंटू 1000। तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर जो है 67.68% है, या देश का 29वां राज्य है। साक्षरता के हिसाब से जो हमारा देश है, वो हमारा राज्य है, वो देश में 29वां राज्य है। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता है वो 77.28% है, और जो कि देश का 29वां स्थान रखता है पुरुष जनसंख्या में भी। और महिला साक्षरता जो है हमारा काफ़ी कम है, जो कि 57.18% है, जो देश में 31वां स्थान रखती है। अगर आप चाहें इसको याद करने का तरीका समझे, तो जो हमारे उत्तर प्रदेश की साक्षरता है वो 67% है। इसको हम अगर 10 बढ़ा देते हैं 77%, तो ये हो जाती है पुरुष जनसंख्या, पुरुष साक्षरता। अगर हम 10 घटा देते हैं तो महिला साक्षरता हो जाती है। अब बाकी पॉइंट में आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, जिससे कि आप लगभग अंदाज़ा लगा सकें क्या है इसकी वृद्धि दर। तो जो वृद्धि दर होती है हमारी, वो 2 तरीके की ली जाती है। एक दशकीय वृद्धि होती है, एक वार्षिक वृद्धि होती है। मगर हमारे यहाँ जो हम लोग जो हैं हर जनगणना 10 वर्ष पे करते हैं, इसलिए 10 की वृद्धि ही देखते हैं। तो जो हमारा 10 की वृद्धि अब की बार हुई है वो 20.22% है। मगर अगर वार्षिक रूप में देखा जाए तो 2.02% निकलता है। तो इसका जो फार्मूला बनता है, वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या भागे पूर्व की जनसंख्या गुणे 100। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर है वो 20.23% है, जो भारत का 17.7% है। जो भारत का कुल वृद्धि दर की 25 जनपद का लिंगानुपात 912 से अधिक है। एक इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्या है ये कि 25 जनपदों का लिंगानुपात 912 से अधिक है, और 15 जनपद का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के 943 से भी अधिक है। वृद्धि दर में उत्तर प्रदेश का स्थान 14वां स्थान है। चलिए देखा जाए सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जनपद। तो जो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला है ये पहले नंबर पर आता है गौतम बुद्ध नगर, जो हम नोएडा भी जिसको समझ सकते हैं। इसमें वृद्धि दर है 49.1% की। दूसरे पर है गाज़ियाबाद,
इसकी जो वृद्धि दर है 41.3% की है। और तीसरे पे हमारा श्रावस्ती है, जिसकी जो वृद्धि दर है 30.5%। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद न्यूनतम वृद्धि दर वाले जनपद, पहले पे है कानपुर जिसकी वृद्धि दर है 9.9%। दूसरे पे है हमीरपुर जिसकी है 11.1%। और तीसरे पे है बागपत जिसमें है 11.9%। चलिए दोस्तों आगे देखा जाए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जनपद, जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जनपद हैं उनमें पहले पे आता है जौनपुर, जो कि जहाँ का लिंगानुपात है 1024। दूसरे पे आता है आजमगढ़ जहाँ का लिंगानुपात है 1019। तीसरे पे आता है देवरिया जिसका लिंगानुपात है 1017। और चौथे पे आता है प्रतापगढ़ जिसका लिंगानुपात है 998। इन देखिए, कभी भी जो सबसे ऊपर हो सर्वाधिक वाला और सबसे न्यूनतम वाले को हमेशा याद रखिएगा, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखा जाए न्यूनतम लिंगानुपात। जो हमारे न्यूनतम लिंगानुपात में पहले पे है गौतम बुद्ध नगर जो है 851। दूसरे पे है बागपत जो है 861। तीसरे पे जो है कानपुर बांदा मथुरा एक साथ आते हैं तीसरे पे न्यूनतम लिंगानुपात में, जो है 863। उसके बाद आता है औरैया चौथे पे 864। फिर आता है जालौन 865 के साथ। चलिए दोस्तों, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद, तो जो प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद हैं उसमें जो प्रथम स्थान है वो है प्रयागराज का। प्रयागराज की जो जनसंख्या है वो 59,54,391 है। प्रयागराज सर्वाधिक पुरुष जो हैं, प्रयागराज में जो कुल जनसंख्या है 59,54,351 है। और जो सर्वाधिक पुरुषों की संख्या वो भी प्रयागराज में ही है जो कि लगभग 31 लाख है। और सर्वाधिक महिलाओं की संख्या भी लगभग जो है सर्वाधिक वो भी प्रयागराज में ही है जो कि लगभग 28 लाख है। उसके बाद दूसरे स्थान पे आता है मुरादाबाद जो कि है 47,72,006। और तीसरे पे आता है गाज़ियाबाद जो कि है 46,81,645। एक इसके लिए एक जन नोट भी देख लीजिएगा कि गाज़ियाबाद में सर्वाधिक नगरीय संख्या व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। जो गाज़ियाबाद को अगर सबसे ज़्यादा पूछा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है तो हम बताएंगे गाज़ियाबाद में। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है तो ये हमारा आता है, ये भी गाज़ियाबाद में आता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो है आज की क्लास समाप्त की जाए और उसके बाद जो है कल की क्लास में हम आपका पूरी जो है जनसंख्या जो जनगणना है हम उसको कंप्लीट करा देंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चलिए धन्यवाद।